हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस 3563 पर। ये मैंने 8वीं कक्षा की बुक ले रखी है और मैंने 2.4 थी जो आपको इसके अंदर से पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम उससे आगे करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज 5वें से हम पढ़ेंगे। ये मैंने एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की बुक ले रखी है। जैसा कि आपको पता है, मैं हिंदी मीडियम की जो हमने सीरीज चला रखी है उसी के अनुसार हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया है और जैसा हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, सिर्फ पढ़ूंगा और आप उससे समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 2.4 का, ये आप देख रहे होंगे। तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन ये है, सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। सोबो की जो माँ की आयु है, सोबो की जो मम्मी है उसकी आयु कितनी है, 100 वर्ष, सॉरी 6 गुनी है 6 गुनी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात करें। मतलब उन दोनों की क्या ज्ञात करनी है, आयु ज्ञात करनी है। क्यों, तो ये कह रहा है कि सोबो थी जो, माना सोबो की एक्स थी तो उसकी माँ की 3 गुनी थी, तो 3x हो जाएगा। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, तो इस तरह 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु के 1/3, कहने का मतलब 1/3, 1/3 तो 1/3 से कहते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना सोबो की वर्तमान आयु। यहाँ पर लिखेंगे हम माना सोबो, माना सोबो की वर्तमान आयु। हम सोबो की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या है सोबो की आयु। आप कहेंगे उसकी माँ की आयु तथा उसकी माँ की आयु। आप कहेंगे सर उसकी माँ की आयु है ना जो, वो 3 गुनी है। उसकी माँ की आयु, माना सोबो की वर्तमान आयु लिख लेना यहाँ पर। ठीक है भाई, वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। या फिर इसको मैं मिटाकर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, उनकी वर्तमान आयु है कितना है वो, वर्तमान आयु एज है जो उनकी प्रेजेंट है x वर्ष मान लेते हैं। तो आप कहेंगे सर उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे उसकी माँ की आयु कितनी है, 3 गुनी है। कितनी है मेरे भाई, 3 गुनी। उसकी माँ की आयु 6 गुनी, सॉरी 10 नहीं है, 6 गुनी है। तो आप कहेंगे x जब 6 का 6 गुना कितना, तो 6x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु है ना जो, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 5 वर्ष बाद, मान लो मेरी 10 वर्ष आ गई, मेरी 10 है तो 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 15 वर्ष। तो इसी तरह जो सोबो की आयु है फिलहाल और प्रेजेंट आयु है जो, तो आप कहेंगे x वर्ष है। तो x वर्ष में 5 जोड़ेंगे जब, क्यों, क्योंकि 5 साल बाद x वर्ष तो 5 हो जाएगी। तो आपने कहा ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार कह रहा है कि आपको ये बता रहा है कि ये कितनी है, 5 प्लस में x, जो सोबो की आयु है ना 5 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में उसकी माँ की 1/3 हो जाएगी। तो आप कहेंगे इसकी माँ की आयु 6x है, तो इसका 1/3 निकालेंगे। तो हम इस तरह, कहने का मतलब 5 वर्ष बाद इतनी हो रही है, लेकिन कितने के बराबर रिप्रेजेंट हो रही है, 6x गुना 1/3, क्योंकि 1/3 बता रहा है, तो 1/3 से उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो आप कहेंगे सर 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या बचा, 2x, 2x की गुना x से करेंगे तो कितना आएगा, 2x ही आएगा। आप कहेंगे यहाँ पर कितना बचा, 5 प्लस में x। अब आप कहेंगे सर x वालों को एक साइड ले आते हैं। मैंने कहा ओके, x यहाँ पर ले लिया, इस 2x को इधर लाऊंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2x बराबर। यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहेंगे सर जो ये प्लस है इधर को माइनस का 5 हो जाएगा। तो प्लस, ये प्लस का है, तो यहाँ पर कितना बचा, x बचा। क्यों, क्योंकि 2 में से एक x को घटाएंगे तो x बचा माइनस के, और यहाँ पर माइनस के 5। आप कहेंगे सर माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू आ गई है 5 आ गई है। x की वैल्यू कितने निकल कर आ गई है, 5 निकल कर आई है। इतना आप देखें इसको। ठीक है, तो इस अनुसार जब आप कहेंगे जब x की वैल्यू 5 आ गई है, तो अब हमें सोबो की वर्तमान आयु हम बता सकते हैं, उसकी माँ की भी आयु बता सकते हैं। और क्वेश्चन ने यही कहा है कि उन दोनों की आयु बताएं। ठीक है,
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सोबो की जो आयु होगी वो कितने वर्ष हो जाएगी, एक्स वर्ष, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5। यहाँ पर लिख देंगे साइड में, ठीक है, सोबो की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप कहेंगे सर एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 वर्ष कितनी हो गई 5 वर्ष। और अब कहेंगे आप माँ की जो आयु है वो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सोबो की माँ की आयु, सोबो की माँ की आयु, आप कहेंगे सर सोबो की जो माँ की आयु थी ना वो 6 वर्ष थी, कितनी थी 6 वर्ष। तो आप कहेंगे एक्स की जगह पर एक्स रख दो, एक्स की जगह कितना 5, तो 6 पंजा 30, जो सोबो की माँ की आयु 30 वर्ष होगी। अब हमारा फाइनली आंसर आ चुके हैं, सोबो की जो वर्तमान आयु थी 5 वर्ष थी और सोबो की माँ की वर्तमान आयु 30 वर्ष थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लगवा देता हूँ, तब तक आप इसको देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि सोबो की नहीं सॉरी मेहुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 का अनुपात है। तो गांव पंचायत के इस भूखंड की बाढ़ फेंस कराना चाहता है और 100 रुपया प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप डायमेंशन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर जो लंबाई एक भूखंड आयताकार भूखंड है जो उसका क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है 11:4 दे रखा है। और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है जब उसकी फेंस कराते हैं, वो बाढ़ कराते हैं, तो 1 मीटर का कितना, 1 मीटर का 100 रुपया खर्च होता है। तो इस तरह वो 75,000 रुपये उस पूरी फेंस को कराने में खर्च करते हैं। तो आप बताना है कि उस भूखंड की कितनी लंबाई थी, कितनी चौड़ाई थी, मतलब उसकी माप बतानी है टोटल। तो आप कहेंगे सर पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं हम। एक बार मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा, रेड उससे बताता हूँ ना। मान लो कुछ, मतलब सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं है तो उनको डाउट क्लियर करता हूँ। सर क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है, व्हाट इज द एरिया एंड पैरामीटर। तो आप कहेंगे सर जो पैरामीटर होगा ना, ये आयताकार भूखंड था इस तरह, तो आयताकार है तो अब ये जो भीतर का है, ये भीतर का एरिया है, जो जितना भी ये भीतर का एरिया इसको एरिया कहते हैं एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्या कहते हैं इसको, क्षेत्रफल। लेकिन जो कहना का मतलब आप समझ गए ना, एरिया क्या होगा उस जो उसका बीच का, मैं इस वर्ड की बात करता हूँ, तो ये इसका एरिया है, ये पूरा इसका एरिया जहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो ये एरिया होगा, ये क्षेत्रफल हो गया। अब परिमाप क्या होता है सर, परिमाप होता है, मान लो ये भूखंड आयताकार क्षेत्र था, तो इसकी फेंस करा रहे थे हम, बाढ़ लगवा रहे थे, पट्टियां लगवा रहे थे इस तरह। तो आप बताइए मुझे बीच में लगाएंगे कि पट्टियां किस साइडों में लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर किनारों पर लगाएंगे, मतलब उसके जैसे जिस तरह खेत में बाढ़ लगाते हैं उस तरह। तो यहाँ पर आप बाढ़ लगाएंगे तो यहाँ पर कोनों पर लगाएंगे, इस तरह फेंस पर लगाएंगे, यहाँ पर बाढ़। तो कहना का मतलब बीच में तो लगाएंगे नहीं। तो जो ये हुआ, मान लो ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ये 6 है तो ये भी 6 रहेगा। तो आप क्या कहेंगे सर जो हमारा पैरामीटर होगा ना वो ये होगा 4 जमा 6 जमा 4 जमा 6। क्यों, क्योंकि इनकी लंबाई चौड़ाई होती है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, परिमाप कहते हैं। ठीक है, जो फेंस कराई जाती है एक तरह डोलों पर मांड होते हैं उसको कहते हैं, उन पर की जाती है, तो उसको हमें परिमाप कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, जो बीच का एरिया होता है, सिर्फ ये। तो अब क्वेश्चन पर हम अपने पे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो एक आयताकार भूखंड था, ठीक है, तो हम एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आयताकार भूखंड है, यहाँ पर आयत की तरह बना है। अब इसका जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, लंबाई 11 दे रखी है और चौड़ाई का 4 दे रखा है, मतलब 11:4 में, 11:4 में। तो इसको मैं x मान लेता हूँ 11x और इसको मैं 4x, लंबाई और चौड़ाई को 4x मान लेता हूँ। अब मुझे बताएं, अब देखो अगर आप समझ सके ना इस बात को, इसमें एक हिंट दे रखी है कि 100 रुपया प्रति मीटर की दर से 75,000 वे करने होंगे। मतलब कि
अब 75,000 उन्होंने टोटल वे करे, खर्च करे, और 1 मीटर का कितना था, 100 रुपया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हम परिमाप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्या निकाल सकते हैं, परिमाप इसका। और अगर हमें इस भूखंड का परिमाप दिया हो तो और आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर इसका जो परिमाप है ना, मान लो 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खर्च था उसका, तो उन्होंने 75,000 रुपये खर्च करे, तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे भाग 100 से कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 750। तो इसका मतलब कितना होगा उसका पैरामीटर जो परिमाप था, 750 परिमाप निकल कर आ गया। और आप कहेंगे सर चलो मान लेते हैं 750 परिमाप था, तो 1 मीटर 750 मीटर ये था परिमाप, 1 मीटर की 100 रुपया थी, तो आप कहेंगे 750 मीटर का कितना खर्च होगा, तो आप इसको गुणा कर लेंगे तो वही आ जाएगा 75,000। तो कहना का मतलब अब हमें यहाँ पर एक हिंट ये मिल चुकी है कि 75,000 रुपये का जो इसने खर्च किया था और 1 मीटर का 100 रुपया था, तो कहने का मतलब हम इस चीज़ से अपने परिमाप को निकाल सकते हैं। और जब हमें यहाँ पर सवाल के अंदर परिमाप निकल गया तो क्वेश्चन आधा हो चुका है, ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप कहेंगे ओके सर। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे माना आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार भूखंड की लंबाई। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कहेंगे सर 11x मान लेते हैं, 11x मीटर, कितना 11x मीटर। फिर कहेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर चौड़ाई 4 है, तो 4x मीटर मान लेते हैं हम, यहाँ पर जो माना है हमें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका जो परिमाप निकल कर आया ना 750, क्वेश्चन में दिया नहीं कि परिमाप इसका 750 है, हमने अपने थोड़ी बुद्धि मतलब को चालू किया और यहाँ पर देखा कि 1 मीटर का इतना खर्चा, तो 75,000 खर्च किए, तो कितने मीटर पे किए होंगे, तो 750 में। कहने का मतलब इसका पैरामीटर 750 है। और मेरे भाई जब भी पैरामीटर दिया हो ना, आपको लंबाई ज्ञात करवानी हो, चौड़ाई ज्ञात करवानी हो और आपसे कह दे कि इसका परिमाप इतना है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लो, तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही आसान होता है। और जब परिमाप दिया हुआ होता है तो हमें परिमाप का ही सूत्र लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ओके सर। तो अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है इतना ग्राम पंचायत भूखंड को फेंस कराना चाहते हैं, इतना इतना इतना। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे सर अब प्रश्नानुसार मुझे परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप कहेंगे आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड का परिमाप। तो आप कहेंगे सर जो परिमाप है ना क्या होता है, तो परिमाप होता है सर, परिमाप का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आयताकार भूखंड का जो परिमाप है वो कितना है, तो आपने निकाल रखा है वो 750 मीटर, 750 मीटर, बराबर का सिंबल, बराबर सूत्र पे पुटअप कर देंगे चीजों को। आप कहेंगे 2 की जगह 2 लिखेंगे, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लिखेंगे, लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर लंबाई 11x है, प्लस चौड़ाई कितनी है, आप कहेंगे चौड़ाई 4x है। तो अब इनको क्या कर देंगे हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर एक समीकरण बन चुका है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 750 आया, यहाँ पर कितना आया, 11x और 4x कितना हो गए, तो आप कहेंगे 15x, और 15 को जब सिंबल हटेगा ब्रैकेट का गुणा आएगा तो 15 दूनी 30, तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना आया 30। ठीक है, तो आप कहेंगे अब x की जो वैल्यू निकालेंगे ना सर हम, x की वैल्यू, तो 750 तो यहीं पर रहेगा, ये इसके गुणे में होता है। देखो 30x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर 30 गुना x लिख सकता हूँ क्योंकि इसके गुणे में तो होता है। तो आपने कहा ठीक है, तो अब आप यहाँ कहेंगे जब x की वैल्यू इसके गुणे में रहता है, और गुना का हमेशा कहाँ पर जाता है, भाग में जाता है, बटे में जाता है, तो ये 30 इसके बटे में चला जाएगा। आप कहेंगे सर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 3 से जाएगा 25 बार जाएगा, जो x की वैल्यू आनी है वो कितनी आ गई सर 25, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 25 आ गई है। एक बार आप इसको देखें, तो सिर्फ अगर हमें यह पता चल जाए कि x की वैल्यू कितनी आई है तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप कहेंगे सर यही हमें ज्ञात करना था, x की जो वैल्यू है 25 है, अब हमें इसका माप ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। अब आप कहेंगे सर रख देंगे x की वैल्यू को, पुटअप कर देंगे, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है भाई रखो, तो यहाँ पर लिखेंगे भूखंड की लंबाई, देखो आयताकार यहाँ पर ऐसे लिख लेना ना, आयताकार भूखंड की लंबाई में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, भूखंड भूखंड की लंबाई, आप कहेंगे जो भूखंड की लंबाई थी ना
वो कितनी मानी है हमें? आप कहेंगे सर भूखंड की लंबाई हमने 11x मीटर मानी है, तो 11x, तो 11 की जगह 11x की वैल्यू 25, तो आप इसको क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे। आप कहेंगे जब इसको हम गुणा करेंगे 25 एकिम 25 हासिल कितनी हुई 2, और 25 एकिम 25 और 25 और 2 27, मतलब कि 275 मीटर। तो या इसकी जो भूखंड की लंबाई थी 275 मीटर निकल कर आई। फिर आप कहेंगे भूखंड की चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या मानी थी हमने? आप कहेंगे जो चौड़ाई मानी थी 4x मीटर मानी थी, 4x मीटर। तो 4 की जगह 4 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आई? आप कहेंगे 25, और 4 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 चौके 100। तो यहाँ पर कितना निकल कर आया? 100 मीटर। कितना निकल कर आया? 100 मीटर। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। यही हमसे पूछा था उसका माप क्या है, तो आप कहेंगे भूखंड की जो लंबाई थी 275 मीटर है, और भूखंड की जो चौड़ाई थी 100 मीटर है। देखो इस क्वेश्चन को मैं और लेंदी बना सकता था। अगर इसको मैं यहाँ पर देखो, अगर हम इसको डायरेक्ट नहीं निकालते कि इसका परिमाप ये है, हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ये 11x है, ये इस तरह, तो इनको जोड़कर भी निकाल सकते थे। लेकिन यार क्यों फायदा इतना लंबा जाने का, ठीक है। तब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉर्ट आउट हो रहा है, लेकिन इतना शॉर्ट भी नहीं करना आपको कि बिल्कुल ही आप लिखे ना, क्योंकि भाई लिखने के तो नंबर मिलते हैं, तो ये इतना लिखना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको यहाँ निकाल सकते थे, और यहाँ पर यहाँ आराम से हमने अपना क्वेश्चन कर लिया है। आप इसको देखें, तब तक आगे का क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने लगा दिया है अपने बोर्ड पर, और क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अब पढ़ लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 7 भी भाई अपने आप में बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनको करके जाएं, इसके आने की बहुत ही संभावना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, हसन स्कूल वर्दी, हाँ सॉरी, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपया प्रति मीटर है, तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है, ठीक है। वह इस कपड़े को क्रम से 12% तथा 10% लाभ पर बेच देता है, और 36,600 प्राप्त करता है। लाभ प्राप्त नहीं करता, टोटल अमाउंट प्राप्त करता है, 36,600 प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा था, यह बताना कि उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा था। तो आप कहेंगे सर इसने एक तो क्या खरीदा, एक कमीज खरीदी और एक पतलून खरीदी। यहाँ पर एक एक कमीज खरीदी और एक पतलून खरीदी। आप कहेंगे कमीज के लिए वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर खरीदता है, पतलून का 2 मीटर खरीदता है प्रत्येक कमीज के लिए। तो इनका एक्चुअल में ये रेशो है 3:2 में इसने कपड़ा क्या था, खरीदा था। तो आप कहेंगे सर माना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इनको x मीटर मान लेते हैं। माना कमीज के लिए खरीदा, कमीज के लिए कपड़ा खरीदा, माना कमीज के लिए खरीदा कपड़ा, माना कमीज के लिए खरीदा कपड़ा कितना खरीदा, 3 मीटर। इसको हम यार क्या करते हैं ना, इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मान लो 3x मीटर कपड़ा खरीदा इसने। कितना खरीदा, 3x मीटर कपड़ा। कितना खरीदा, 3x मीटर कपड़ा इसने खरीदा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब कहेंगे सर इसने कमीज के लिए इतना खरीद लिया, तो फिर कहेंगे माना पतलून के लिए, पतलून, ये मार्कर चेंज करता हूँ, तो आप ऐसे ही लिखेंगे, माना पतलून के लिए, पतलून के लिए खरीदा कपड़ा। तो आप कहेंगे पतलून के लिए कितना है, 2 मीटर खरीदा, तो 2x मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 2x मीटर कपड़ा इसने इसके लिए खरीदा, और कमीज के लिए 3x मीटर कपड़ा खरीदा। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक जो 50 रुपये प्रति मीटर पतलून के कपड़ा का भाव है, पतलून के कपड़े का भाव जब ये बताएं मुझे इतना खरीदा। अब यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर पतलून का जो भाव है 50 रुपये मीटर है, और जो नहीं कमीज के कपड़ा का भाव 50 मीटर है,
प्रति रुपया है और पतलून का भाव का 90 रुपये मीटर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कि कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य कितने में खरीदी। पहले कमीज वाला निकाल लो, कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य। आप कहेंगे सर क्रय मूल्य क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्रय मूल्य से ही हमारा क्या आएगा, जो इसने 12% लाभ पर इसको बेचा है तभी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि चाहे लाभ हो हमें चाहे प्रॉफिट हो वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे जो कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य, आप कहेंगे कितना है कमीज का कपड़े का क्रय मूल्य, तो आप कहेंगे सर कमीज के कपड़े का 50 रुपया प्रति मीटर है। 50 रुपया है, कितना कपड़ा खरीदा इसने, आप कहेंगे 3 मीटर, तो कितने का खरीद दिया भाई, कमीज के लिए तो 3 मीटर ही खरीदा था ना, 5 से 15 एक्स, तो यहाँ पर 150 एक्स रुपये का क्या खरीदा इसने, ये कपड़ा खरीदा, कौन सा, कमीज वाला कपड़ा। फिर यहाँ पर कहेंगे पतलून के, भाई इतना तो समझ में आ रहा है ना, क्यों सर उसने 50 मीटर कपड़ा, 50 रुपए का 1 मीटर था, 3 मीटर खरीदा, तो कितने रुपए में खरीद ले, 150 रुपए का उसका क्रय मूल्य था कमीज का। अब कहेंगे पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य, मतलब जो उसने खरीदा था। अब कहेंगे सर 90 रुपया 1 मीटर का है, तो इसने पतलून के लिए कितना खरीदा था, पतलून के लिए इसने 2 मीटर खरीदा था, तो आप कहेंगे 2 मीटर, तो ये कितना होगा, 9 दूनी 18, 180 एक्स रुपये। ये क्या है, रुपए निकल कर आएंगे, क्यों, क्योंकि इतने रुपए में इसने ये खरीदा और इतने रुपए में इसने ये खरीदा। अब हमें क्या मिल गया है, कमीज का भी क्रय मूल्य मिल गया है और पतलून का भी क्रय मूल्य मिल गया है। तो अब क्या करें सर, अब कहेंगे आप, अब इसको जो कमीज पर इसने 12% और 10% का क्या उसे प्रॉफिट हुआ, वह कपड़े को क्रम से 12% अथवा 10% लाभ पर बेचता है। कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है, तो कमीज पर कितना परसेंट का लाभ हुआ, उससे कमीज को 12% पर प्रॉफिट हुआ, और पतलून पर कितना हुआ, आप कहेंगे 10% का प्रॉफिट। ये इसके क्या है मेरे भाई, प्रॉफिट है, तो इतने इनको क्या हुए, प्रॉफिट हुए। आप कहें ठीक है सर, अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे हम कि कमीज के कपड़े पर कितना प्रॉफिट हुआ। आप कहेंगे हम कमीज पर कमाया लाभ, कमीज पर कमाया लाभ, तो आप कहेंगे कमीज पर कमाया लाभ कितना है, तो आप बताएं लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ का एक सूत्र होता है क्रय मूल्य, मैं लिख ही देता हूँ, क्रय मूल्य गुना प्रॉफिट, जितना का हमने लाभ कमाया है, और बटे में 100, बटे में क्या होगा 100। एक बार इसे देखें, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इतना आप देखें अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है कमीज का क्रय मूल्य, आप कहेंगे जो कमीज का क्रय मूल्य है ना सर, ये 150 एक्स, 150 एक्स है कमीज का क्रय मूल्य, गुना में लाभ कितना है कमीज पर 12%, तो बटे में क्या आएगा 100, तो आप इसको काट लेंगे। तो आप कहेंगे सर 50 या 15 और 50 दूनी 100 होते हैं, 2 1 2 और 2 6 12, तो 3 दूनी 6, नहीं सॉरी 3 6 18, तो यहाँ पर कितना हुए 18 एक्स, कितना निकल कर आया 18 एक्स। जो इसका प्रॉफिट था वो कितना निकल कर आया 18 एक्स, तो इसका लाभ कितना निकल कर आया, आप कहेंगे सर इसका जो लाभ था ना वो 18 एक्स निकल कर आया है। ओके, अब जब इसका इसने इतने रुपए का ये खरीदा था, इतना रुपए का इसको लाभ हुआ, तो इसने कितने में बेचा होगा। मान लो मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी और उस पर मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ, तो मैंने कितने में बेची होगी, तो आप कहेंगे 120 में बेची होगी। भाई 100 की खरीदी है, 20 का लाभ आया, तो 120 में तो बेची। तो इसी तरह इसने इतने रुपए की कमीज का कपड़ा खरीदा था और इतने में इसको बेच दिया, मतलब लाभ पर 18 एक्स का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे कमीज का विक्रय मूल्य, कमीज, तो क्या होगा कमीज का विक्रय मूल्य, तो आप कहेंगे सर कमीज का विक्रय मूल्य होगा ना, क्या होगा कमीज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो सर 150 रुपये में उसने लागत मूल्य था, प्लस में 18 रुपये के प्रॉफिट पर बेचा, लाभ पर बेचा, तो उसका कमीज का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 150 में 18 एक्स जोड़ेंगे तो 168 एक्स,
168x, 168 हुआ ना, ठीक है 168x हुआ। तो इसका कमीज का जो विक्रय मूल्य था कितना आया 168। अब हमें इसी तरह पतलून का निकालना है। आप कहेंगे सर बोर्ड तो भर गया, मैंने कहा चलो कोई ना, इसको मिटा देते हैं ना, थोड़ा इतना देखना, ठीक है। फिर इसको रफ करें या फिर क्या करें, यहाँ पर तो आने का नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो शायद आपने ये इतना तो उतार लिया होगा, मैं इसको रफ करके नहीं आगे कराता हूँ, है ना। तो यार मैंने ये थोड़ा ही रफ किया है, आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर कमीज का तो हो गया था, और अब आया था पतलून का। पतलून का कितना क्रय मूल्य था, तो आप कहेंगे सर पतलून का क्रय मूल्य उसने 2x मीटर खरीदता था और पतलून का 90 था, तो 9 दूनी 18, तो मतलब कि 180 x रुपये ये था पतलून का। मैं यहाँ पर क्या करूँ यार, बोर्ड छोटा पड़ रहा, तो पतलून का क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, तो पतलून का क्रय मूल्य आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो अब आप कहेंगे पतलून पर उन्होंने लाभ कितना कमाया। देखो ये पहला वाला है, ये अभी नीचे वाला है, मतलब इतने में इसका विक्रय मूल्य रखा। मैंने कहा ठीक है। तो आप कहेंगे सर पतलून की बारे में बात करेंगे हम लोग, पतलून का, पतलून पर उसने लाभ कितना कमाया, पतलून पर लाभ, पतलून पर लाभ कमाया। तो आप कहेंगे जो पतलून पर लाभ कमाया सर वो कितना है, तो आप कहेंगे सर देखो लाभ किस पर आता है, लाभ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पता है, विक्रय कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर। आप कहेंगे जो पतलून का 180 था क्रय मूल्य, गुना में कितना परसेंट, 10% कमाया, बटे में 100% हटाने के लिए आप कहेंगे एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से यहाँ पर, और दोनों जीरो से दो जीरो कट गए। अब यहाँ पर क्या बचा 18 गुना x, तो 18 के में 18, तो यहाँ पर 18x, तो इसने इस पर लाभ कितना कमाया 18x। लेकिन यार गड़बड़ी आ रही है शायद। कमीज का कपड़ा इतना था 5 से 15 ना, इतना, तो 15 पे 12% लाभ करेंगे जब हम 150 पर, यार वो मिटा दिया ना, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है ना। 150x पर जब उसे 12% प्रॉफिट मिला तो कितने का मिला, आप कहेंगे दूनी गया, और ये 3 पे गया, ये 2 पे गया, ये 6 पे 6 13, तो यार यहाँ भी इसको 18x का मिल रहा है, वहाँ भी 18x का, क्या फ़र्क है फिर यार। चलो देखते हैं, हमारा सवाल ठीक ही होगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर 18x का हुआ, चलो कोई ना, ठीक है। अब आप कहेंगे तो इसने बेचा कितना में होगा, तो यहाँ पर कहेंगे पतलून का विक्रय मूल्य, पतलून का क्या होगा विक्रय मूल्य। तो पतलून का विक्रय मूल्य कितना का होगा, तो आप कहेंगे सर पतलून का जो विक्रय मूल्य होगा ना, वो होगा मेरे भाई 180 रुपये में, 180x में खरीदा था और प्लस में 18 का लाभ कमाया था, तो कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे 180 और 18 198, 198x कितना हुआ 198x। अब क्या कह रहा है, आपको कमीज का भी विक्रय मूल्य मिल गया है, आपको पतलून का भी विक्रय मूल्य मिल गया है। जब इन दोनों को इसने प्राप्त किया भाई, विक्रय मूल्य, विक्रय क्या, तो इसके जेब में ही आएंगे ना पैसे, तो इसके जेब में आ गए जब पैसे, तो कितना है 36,600 आए थे। एक बार बुक में देख लेता हूँ मैं कितना है, कितना है 36,600, हाँ भाई, तो यहाँ पर कितना है तो 36,600। तो आप कहेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार ये है सर, जब इसने इसका विक्रय, पतलून का विक्रय मूल्य कितना था 198 एक्स, प्लस में इसका कितना विक्रय मूल्य था 168 एक्स, बराबर, तो कितने, मतलब इसने इसका पैसा लिया, इसका पैसा लिया, दोनों को मिलाकर आया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब इसने दोनों पर कितने लिए 36,600 रुपये, कितने लिए थे 36,600 रुपये। तो अब आप कहेंगे अब इनको x की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर, तो इनको जोड़ लो, 8 8 16 का 6 का, यहाँ से लगी 1 8 और 6 और 9 15 16 का 6 का, यहाँ से लगी 2 की 3, 366x, 366x बराबर यहाँ पर 36,600। आप कहेंगे जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 36,600 ऊपर आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 366, क्योंकि भाई इसको बटे में चला जाएगा। तो आप कहेंगे कितने पे गया, एक पर गया, और यहाँ पर 2 जीरो 100 पर, तो x की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई 100,
x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 100। जब हमें x की वैल्यू मिल गई है तो क्या पूछ रहा था वो लास्ट में, क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा था। तो आप कहेंगे सर पतलूनों के लिए उसने 2x मीटर कपड़ा खरीदा था, तो x की वैल्यू क्या है 100, तो 2x इंटू 200 तो कितना आ गया 200। तो कितना कपड़ा खरीदा था उसने, 200 मीटर कपड़ा खरीदा था। ठीक है, या फिर हम लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि पतलूनों के लिए खरीदा कपड़ा, पतलूनों, लास्ट में जब अपना आंसर को लिखेंगे हम, पतलूनों के लिए, पतलूनों के लिए पतलूनों के लिए खरीदा कपड़ा, तो आप कहेंगे पतलूनों के लिए कितना खरीदा है कपड़ा, तो आप कहेंगे सर पतलूनों के लिए इसने ना 2x मीटर खरीदा था, क्योंकि भाई पतलून ये थे तो 2x मीटर खरीदा था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x मीटर। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, दो की जगह दो, x की वैल्यू सर 100 आई है, जब 2 को 100 से गुना करेंगे तो कितना 200, तो ये हमारा क्या है आंसर। तो पतलून के लिए कितना खरीदा उसने, 200 मीटर कपड़ा। यही हमसे पूछ रहा था कि पतलून के लिए हमने इतना मीटर कपड़ा खरीदा। देखो यार वीडियो शायद 31-32 मिनट की हो गई होगी, बाकी 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं इसके। मैंने इसमें 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करा दिए, और तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और बड़े थे थोड़ा, तो बोर्ड पर भी नहीं आए इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर मिटा दिया था। ठीक है, आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, शुरू से देखें तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह करवा दिया है, बाकी हम मिलेंगे आपको अपने अगले पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें।